दोस्तों इस क्लास में हम लोग इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद को देखेंगे, समझेंगे। इसकी जड़ों को देखेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसने अपनी वर्तमान कंडीशन को प्राप्त किया है। और इसके साथ ही दोस्तों जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें करंट अफेयर्स के रूप में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार आप लोग सभी पढ़े होंगे। उस समय दोस्तों यहूदियों का भीषण नरसंहार किया गया यूरोप में, और यूरोप में भी खासकर जर्मनी में। और जर्मनी में किसने? हिटलर ने। आप सब जानते होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक चला। दोस्तों इस नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर आलोचना हुई, तो यूएनओ को आगे बढ़ के आना पड़ा। और जो यूके है, ब्रिटेन है दोस्तों, उसके साथ मिलकर यूएनओ ने इनको शरणार्थी के तौर पर फ़िलिस्तीन में बसा दिया। उस समय दोस्तों फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। अभी आगे हम लोग फ़िलिस्तीन को देख लेंगे। चूँकि ये हालात के मारे थे यहूदी, और हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता थी दोस्तों इनको रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब की आवश्यकता थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया? संगठित हुए। इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी पर खूब काम किया दोस्तों, डट के काम किया। और इतना काम किया कि धीरे धीरे इन्होंने इजराइल का रूप ले लिया। इजराइल देश का उद्भव यहीं से हो गया। और इन्होंने मोसाद की स्थापना की, जो कि दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में खूब काम किया दोस्तों। बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की, जैसे ड्रिप सिंचाई हो गया, जो कि भारत ने भी इसी तर्ज पर अपने यहाँ बनाई है। इसके साथ ही दोस्तों इसने इतना काम किया, नई नई मशीनें बनाई जो किसानों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल थीं। यहाँ तक कि दोस्तों इसने खारे पानी को पीने के पानी में बदलने की तकनीकी का भी आविष्कार कर लिया। और इसके साथ ही सब्जियां उगाने के लिए, आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है, सब्जियां उगाने के लिए दोस्तों इसने एक बेहतर तकनीकी ईजाद की, जिसको लेके पंजाब राज्य ने जो है इसके साथ समझौता किया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इसने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ ही हथियारों का निर्माण किया। बराक 8 मिसाइल दोस्तों, जो कि हमने खरीदी है। इसके साथ ही आयरन डोम, ये मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, मिसाइल को रास्ते में ही ध्वस्त कर देता है। ऐसे हथियारों को बनाया। फ़िलिस्तीन के संसाधनों पर दबाव बना। जो फ़िलिस्तीनी लोग थे उन्होंने देखा कि ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है और हमारे संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो तनाव होना स्वाभाविक था। खींचतान शुरू हो गई। मैप के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा जूम करके। ये देखिए दोस्तों, जब यहूदी यहाँ पर आए थे तो आप देखेंगे कि ये जो नीला नीला हिस्सा है, यहीं पर यहूदी हुआ करते थे। बाद में इन्होंने खुद को डेवलप किया, और देखिए ये जो नीला वाला हिस्सा है ये विस्तारित होता चला गया। इन्होंने अपना कब्जा बढ़ा दिया और देश का रूप ले लिया। कौन सा? इजराइल। उसके बाद दोस्तों ये लगातार बढ़ते चले गए और फ़िलिस्तीन सिमटता चला गया। एक तरह से ये शरणार्थी के तौर पे आए थे। कौन? इजरायली। और इन्होंने दोस्तों फ़िलिस्तीनियों को शरणार्थी बना दिया। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी देश होता वो इनका विरोध करता, हम लोग भी होते तो हम भी विरोध करते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा क्या आ गया जो इनको भटका दिया? वो है धर्मांधता। इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में सिमेट दिया। एक तो ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं वेस्टर्न बैंक, और ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं गाजा पट्टी। इन्हीं 2 क्षेत्रों में फ़िलिस्तीनी रह गए हैं। इन्हीं 2 क्षेत्रों को फ़िलिस्तीन कहा जाता है। इसको जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है वो देश की मान्यता नहीं दे रही है, इसीलिए आप लोग फ़िलिस्तीन की राजधानी नहीं पढ़ते हैं। फ़िलिस्तीन अपनी राजधानी
जेरूसलम को मानता है और इजराइल भी अपनी राजधानी जेरूसलम को मानता है। लेकिन वर्तमान में इजराइल की राजधानी अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो संसाधनों पर दबाव बढ़ा दोस्तों, तो तनाव होना स्वाभाविक था, युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। तनाव जो है युद्ध में बदल गया, क्योंकि कोई भी देश शांत नहीं बैठेगा जब उसकी संप्रभुता का हनन होगा। जैसे पाकिस्तान कश्मीर के माध्यम से दोस्तों हम पर कब्जा करने लग जाए तो हम शांत थोड़े बैठेंगे। तो यही स्थिति वहाँ पे थी। जेरूसलम दोस्तों क्या है? पवित्र स्थल है। इसी को लेके दोनों में तनाव बना हुआ है। धीरे धीरे दोस्तों इजराइल जेरूसलम को हम लोग आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे इजराइल ने स्वयं को मजबूत किया। कुछ यहूदी जो हैं वेस्ट बैंक में इसने बसा दिए, ताकि ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है जहाँ फ़िलिस्तीनी रह रहे हैं, याद रखिएगा फ़िलिस्तीनी जो हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो इसने कुछ अपनी बस्तियाँ बसा दी, जो कि पावरफुल हो चुका था। इसलिए इसने कुछ बस्तियाँ अपनी यहाँ पर वेस्ट बैंक में बसा दी, ताकि वहाँ चल क्या रहा है उसका पता लग सके और धीरे धीरे इन बस्तियों का विस्तार करके पूरा वेस्टर्न बैंक जो है कब्जाया जा सके। तो ये एक तरह से इजराइल की रणनीति ही है कि किस तरह से जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर भी कब्जा कर लिया जाए। वेस्ट बैंक दोस्तों क्या है? जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट, और इसी वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में जेरूसलम जो कि पवित्र स्थल है, जो कि विवाद का मुख्य कारण है, वो बसा हुआ है। अभी हम लोग इसको आगे मैप में समझेंगे। 1948 में दोस्तों पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। उसमें दोस्तों जॉर्डन ने जेरूसलम वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों इजरायली शांत नहीं बैठे। इन्होंने 1967 में पुनः हमला किया और 6 दिन में दोस्तों सारे अरब देशों को धूल चटा दी और इजराइल ने पुनः जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। दोस्तों ये अरब देश इसका क्यों सहयोग कर रहे थे? क्योंकि जो फिलिस्तीनी हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो अरब देश जो हैं वो इसका साथ ना देते, ऐसा कैसे हो सकता था? इसलिए अरब देशों ने इसका खूब साथ दिया। उसमें लेबनान, सऊदी अरब, मिस्र जैसे देश शामिल थे, ईरान जैसे देश शामिल थे। इजराइल का प्रभाव बढ़ता चला गया। फिलिस्तीनी उतने ही सिमटते चले गए। फिलिस्तीनी 2 भागों में बट गए। गाजा पट्टी दोस्तों जो हिस्सा हाईलाइटेड है उस पर विशेष रूप से गौर कीजिएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक अभी आपको पीछे में बता चुका हूँ। इजराइल ने स्वयं को मजबूत देश के रूप में स्थापित किया, जबकि फिलिस्तीन का आंदोलन जो कि स्वयं को इजराइल से मुक्त कराने का था वो भटक गया। जब कोई आंदोलन दोस्तों लंबे समय तक चलता है तो दोस्तों उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भटक जाता है। लोग उसमें अपना अपना हित तलाशने लगते हैं। तो जो बड़े बड़े संगठन थे दोस्तों उनका उद्भव हो गया। हमास जैसे चरमपंथी गुट जो है पैदा हो गए, इनकी उत्पत्ति हो गई। ये दोस्तों अपना हित देखने लग गए, कैसे पैसा कमाया जाए इसके बहाने से, आंदोलन के बहाने से। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई टीचर वगैरह या कोई और भर्ती है, उसमें जब चंदा जुटाए जाते हैं तो जो चंदा जुटाता है अक्सर वो घोटाला कर लेता है। तो वो आंदोलन का रास्ता जो है अख्तियार करके पैसा कमाने का एक उसको जरिया बना लेते हैं आंदोलन को। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पे हो गई। हमेशा के लिए दोस्तों ना मिटने वाली दुश्मनी यहाँ से शुरू हो गई। जब हमास को फ़ायदा होगा तभी तो काम करेगा। और हमास को फ़ायदा किस में है? जब लगातार झड़पें होती रहें, और लगातार झड़पों में ही फ़ायदा है। अभी देखते हैं किसको किसको फ़ायदा है। दोस्तों देखिए जो भी देश हुए हैं अब तक जिन्होंने धर्म का अंधानुकरण किया है वो पिछड़ते चले गए। आप हमारा और पाकिस्तान का उदाहरण देख सकते हैं, जहां हमने हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान हमेशा वही जिहाद का नाम लेकर भटकता रहा है और आज डाटा, आटा और घाटा इन तीनों समस्याओं से जूझ रहा है। हमास जैसे जो चरमपंथी गुट हैं दोस्तों और जो इजराइल है, इनके बीच जब झड़पें होती हैं तो उससे किसको लाभ होता है देखते हैं। बड़े अलगाववादी
जो संगठन हैं दोस्तों। इसके साथ ही इजराइल की राजनीति को भी लाभ मिलता है, उसको राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने का एक पात्र मिल जाता है, एक बहाना मिल जाता है। जैसे मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, केवल और केवल आपको समझा रहा हूँ। जैसे भारत की कोई भी बात आएगी तो पहले पाकिस्तान टारगेट होता है। हालांकि पाकिस्तान कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे लिए खतरा चाइना से है, लेकिन जब बात देशभक्ति की आएगी तो पाकिस्तान पहले होता है हमारे आगे। तो यही हाल यहाँ पर हो गया है। राजनीति को दोस्तों, इजराइल की राजनीति को फ़ायदा मिल रहा है। जैसे ये जो हमास का हमला है, उससे पहले दोस्तों नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इन्होंने कई बड़े बड़े कानूनों में बदलाव किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी नियुक्ति के मामले में, उनकी नियुक्ति संबंधित जो नियम थे उनमें बदलाव किया, तो जनता जो है रास्ते पे आ गई दोस्तों, आंदोलन करने लग गई। इसके साथ ही इन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। तो दोस्तों ये सब प्रदर्शन जो है बंद हो गए। क्यों दोस्तों? क्योंकि पूरी जनता का ध्यान जो है हमास की ओर डाइवर्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ? राजनीति को कहीं ना कहीं लाभ मिला। इसके साथ ही हथियार निर्यातक जो देश हैं दोस्तों, उनकी आमदनी होती है। यूएसए जैसे जो देश हैं वो चाहते हैं कि युद्ध होता रहे। ये अपना खूब हथियारों की सप्लाई करते हैं और पैसा कमाते हैं। दोस्तों इजराइल की राजनीति को फ़ायदा मिला है इससे। बिजली, पानी, कृषि उपकरण जैसी चीज़ें भी दोस्तों ये किसको उपलब्ध करा रहा है? फिलिस्तीन को उपलब्ध करा रहा है। लेकिन फिर भी देखिए हमला भी कर रहा है एक तरफ। और ऐसा कर क्यों रहा है दोस्तों? क्योंकि इसने अपनी बस्तियां भी वहां पर बसा रखी हैं। भारत को देखते हैं दोस्तों क्या लाभ है। भारत ने प्रारंभ में फिलिस्तीन का पक्ष लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए। गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, इन सब ने जो है दोस्तों किसका समर्थन किया? फिलिस्तीन का समर्थन किया। दोस्तों ये ठीक भी था, क्योंकि इजरायली बाहरी थे, इन्होंने आकर फिलिस्तीन पर कब्जा किया, उसकी संप्रभुता का हनन किया, तो उसके साथ होना था। लेकिन आज स्थिति विपरीत हो गई है। नाउ इंडिया जो है इजराइल के साथ है। क्यों दोस्तों? हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। यही हमने रूस के संबंध में भी देखा। हमने रूस और यूक्रेन वाले बार में जो है स्वयं को तटस्थ बनाए रखने का प्रयास किया। रूस के विरोध में हमने कोई काम नहीं किया। देखते हैं इंडिया को इजराइल से क्या फ़ायदा है। यूएनओ में दोस्तों हमेशा इजराइल ने इंडिया का पक्ष लिया है। सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों स्थायी मेंबर बनाए जाने के लिए इजराइल हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। हथियार और टेक्नोलॉजी दोस्तों दोनों एक्सपोर्ट करता है, और देश जो है केवल और केवल हथियार बेचते हैं, जबकि इजराइल जो है दोस्तों अपनी तकनीकी भी साझा करता है, टेक्नोलॉजी भी साझा करता है, जो कि अच्छी बात है। एक मददगार मित्र है, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहा है। कश्मीर वाले मुद्दे पर हमारा समर्थन किया है। कारगिल में दोस्तों इसने लेजर गाइडेड मिसाइल प्रदान करके, रॉकेट प्रदान करके हमारी मदद की थी। तो दोस्तों हम इसके पक्ष में ही रहेंगे। शुरुआत में दोस्तों क्यों भारत फिलिस्तीन के पक्ष में था? भारत को लग रहा था कि फिलिस्तीन इस्लामी देश है, इस्लामिक कंट्री है, और चूंकि इस्लामिक कंट्री है तो क्या है, जो सऊदी अरब, जो अन्य इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भारत की मदद करेंगी। लेकिन दोस्तों हुआ इसके विपरीत। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमेशा इस बात से पीछे रही हैं। किस बात से? जब भी भारत को किसी बड़े मंच पे समर्थन देने की बात आई है, वो चाहे यूएनओ का ही मुद्दा क्यों ना हो, तो अरब देश जो है पीछे रहे हैं। तब जाके भारत ने अपनी नीति में बदलाव कर लिया। 2021 में दोस्तों अल-अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया इजराइल ने पुनः। अल-अक्सा मस्जिद देख लेते हैं क्या है दोस्तों, पूछी जा सकती है। वेस्ट बैंक क्षेत्र में स्थित है। जो वेस्ट बैंक में जो यरूशलेम है, जो पवित्र स्थल है, ठीक है, यरूशलेम जो पवित्र स्थल है,
वहीं पर अल-अक़सा मस्जिद स्थित है। मक्का मदीना के बाद मुसलमानों का, एमएस का मतलब मुस्लिम्स है, उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यहूदी और मुसलमान दोनों इसको पवित्र मानते हैं। इसके साथ ही ईसाई भी इसको पवित्र मानते हैं, क्योंकि तीनों धर्मों के जो पैगंबर हैं, जो प्रमुख हैं, जो भगवान हैं, उनका इस स्थान से किसी न किसी रूप में संबंध रहा है, इसीलिए तीनों धर्म मानते हैं। लेकिन एक मज़े की बात देखिए दोस्तों, ईसाई इस विवाद में नहीं फंस रहे हैं दोस्तों। वो सब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो सब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लड़ाने में मज़ा लेते हैं। तो यहूदी और मुसलमान ये दोनों लड़ते रहते हैं, मतलब इजरायली और फ़िलिस्तीनी लड़ते रहते हैं। अभी चर्चा में क्यों रहा है, जैसा कि अभी आपको ऊपर भी बताया है। 7 अक्टूबर को हमास ने त्यौहार, सुकोट नाम का त्यौहार दोस्तों, जो कि इजरायलियों का त्यौहार है, उसके दौरान 30 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए और इसको नाम दिया ऑपरेशन अल-अक़सा। चूँकि 2021 में अल-अक़सा मस्जिद पर इजराइल ने हमला किया था, तो उसी के जवाब में इन्होंने ये नाम रखा है ऑपरेशन अल-अक़सा। पैदल दोस्तों पैराग्लाइडिंग करते हुए इन्होंने नागरिकों पर गोलियां बरसाई। इन्होंने न बूढ़े देखे, न बच्चे देखे, न जवान देखे, न महिलाएं देखीं, सब पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, नागरिकों को बंदी बना लिया। इजराइल के 30 किलोमीटर अंदर घुस गए दोस्तों। लेकिन इजराइल की जनता जो है वो दोस्तों इजराइल से प्रश्न कर रही है क्या, कि हमारे सुरक्षा तंत्र का क्या हुआ, हमारी मोसाद का क्या हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है। हमारे यहाँ तो 18 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देता है, फिर भी हम इस संकट को पहले क्यों नहीं भांप पाए। गुलेल से पत्थर चलाने वाला संगठन इतने रॉकेट कहाँ से लाया, ये सब प्रश्न दोस्तों उठाए जा रहे हैं। आयरन डोम और बराक 8 का क्या हुआ, वो बात अलग है दोस्तों कि 30 मिनट में 5000 रॉकेट जब दाग दिए जाएंगे तो आयरन डोम जैसा यंत्र भी, उपकरण भी असफल हो जाएगा। तो ये तो तकनीकी पहलू रहा है। तो ये सब सवाल जो हैं दोस्तों इजराइल के आगे हैं, लेकिन अभी तो इजराइल जवाबी हमले में लगा है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इसको नाम दिया है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसका था, हमास का या फिर इजराइल का। चिंता की बात है दोस्तों, थोड़ा गाजा के पक्ष में भी देख लेते हैं। दिल्ली से 4 गुना छोटा इलाका है गाजा, जहां लगभग 25 लाख की आबादी है। टोटल जो फ़िलिस्तीनी है उनकी आबादी लगभग 50 लाख है, और जो इजरायली हैं उनकी आबादी 1 करोड़ है। सोचिए, आबादी ज़्यादा है सो है, इसके साथ ही टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हथियार, इन सब क्षेत्रों में उसको बढ़त हासिल है। ये दोस्तों खाली इधर उधर के ये छोटे मोटे रॉकेट लेके उससे मुकाबला करने चल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, क्योंकि धर्मांधता है, धर्म के नाम पे अंधे हैं दोस्तों। इनकी रसद, बिजली, पानी के लिए इजराइल ही जिम्मेदार है, वही इनको देता है, ये इजराइल पर निर्भर हैं। फिर भी ये ऊपर से हमला कर रहे हैं, महिलाओं बच्चों को शिकार बनाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, जो कि धर्मांधता का प्रतीक है। इतिहास गवाह रहा है दोस्तों, जो भी देश धर्मांधता के साथ रहा है दोस्तों, वो हमेशा पिछड़ता चला गया है, उसने विकास को प्राप्त नहीं कर पाया, वो विकास के मार्ग पे नहीं चल सका, बल्कि पिछड़ता चला गया। आप तमाम इस्लामिक कंट्रीज को देख लीजिए, कुछ जो सऊदी अरब वगैरह जो तेल वाली कंट्रीज हैं, वो अगर छोड़ दी जाएं, अगर वहाँ पे तेल ना हो तो ये ख़त्म हो जाएं, ये भी पीछे रह जाएं। तो दोस्तों पिछड़ता चला गया, ये धर्मांधता को ही अपना हथियार बना के काम करते हैं। और देखिए, भगवान को, अल्लाह के नाम को बदनाम करते हैं। आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से महिला को मार के उसको नग्न अवस्था में गाड़ी पे लिटाकर उसके ऊपर पैर रखे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं अल्लाहू अकबर। भला कौन सा अल्लाह इस बात को स्वीकार करेगा? वो भी ऊपर से परेशान हो रहा होगा कि मेरे बनाए हुए ये बंदे कर क्या रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार दे रहे हैं। दोस्तों इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कैसे, कि हम आप घर में बैठे पढ़ रहे हैं और ना पता कब कहाँ से कोई रॉकेट या मोटर आके हमारे घर पे गिर जाए और हम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं।
इस संकट में दोस्तों जी रहे हैं लोग, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने घर से बेघर हो गए, न जाने कितने गरीबी के अंधकार में चले गए। दोस्तों इसके लिए कौन जिम्मेदार है? युद्ध। युद्ध तो देशों के बीच होता है, लेकिन दोस्तों भुगतना किसको पड़ता है? नागरिकों को भुगतना पड़ता है। अब दोस्तों देखते हैं गोलन हाइट। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम सीरिया का पहाड़ी क्षेत्र है। इजराइल, याद रखिएगा सीरिया का है, ना कि इजराइल का। इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान की सीमा पर स्थित है। जैसे हमारे यहाँ सियाचिन है ना, हमारे लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सियाचिन, इसीलिए हम उस पर किसी भी हालात में कब्जा बनाए हुए हैं। आप सभी को पता है लगभग वहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, फिर भी हमारे सैनिक बिना अपने स्वास्थ्य की चिंता किए हुए तैनात हैं। ऐसा ही एक स्थान है गोलन हाइट। इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में ये यूएनओ के अधीन चला गया। यहाँ पर शांति पीस फोर्स तैनात है, यूएनओ की पीस फोर्स तैनात है। लेकिन अक्सर जो है अमेरिका इसको इजराइल का बताकर जो है युद्ध को उकसाने का प्रयास करता। जैसे पिछले साल, मतलब जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था कि इजराइल, ये जो गोलन हाइट है ये इजराइल का हिस्सा है। तो ये सब युद्ध भड़काने को लेकर हमेशा जुगत में रहते हैं। हिजबुल्लाह की बात करें दोस्तों, लेबनान का चरमपंथी संगठन है। ये हमास की मदद कर रहा है, और भी देश दोस्तों चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं, पहले दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा मैप में। इजराइल दोस्तों ये तो हो गया वेस्ट बैंक, ठीक है, और ये हो गया गाजा। यही दो मिलकर फिलिस्तीन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर ये जो नीली नीली लाइन दिख रही है, यही है दोस्तों जॉर्डन रिवर, जॉर्डन नदी। इसी के वेस्ट में ये जॉर्डन है, इसका पूर्वी हिस्सा ये हो गया, पश्चिमी ये हो गया। चूंकि जॉर्डन के वेस्ट में है ये हिस्सा, तो इसीलिए इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, याद रखिएगा। तो यहीं पर वेस्ट बैंक है, याद रखिएगा, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। एमसीक्यू जो जो बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। इजराइल की कैपिटल क्या है? तेल अवीव। इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है, पूछा जा सकता है। दोस्तों अक्सर यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि आप उसका पुराना पेपर उठाएंगे तो आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। तो इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 4 देशों से लगती है। किससे? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। मैप में देखते हैं, ये देखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इधर मिस्र, और ये रहा अपना इजराइल, मतलब इजराइल। तो याद रखिएगा 4 देशों से सीमा लगती है इजराइल की। इसके साथ ही इजराइल और जॉर्डन की सीमा कौन सी नदी बनाती है? जॉर्डन नदी, जैसा कि अभी आपको बताया है। ये वाली जो नदी है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच सीमा बनाती है, याद रखिएगा। लेबनान की कैपिटल दोस्तों बरूत है। ये जो लेबनान है इसकी राजधानी बरूत है। ये जो हिस्सा है दोस्तों ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, याद रखिएगा। सीरिया की कैपिटल दमिश्क है, ये सीरिया है, इसकी कैपिटल दमिश्क है। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है, ये है जॉर्डन। मिस्र की कैपिटल काहिरा है। मृत सागर जो है दोस्तों जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। ये वाला जो नीला नीला हिस्सा दिख रहा है यही डेड सी है, याद रखिएगा। ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। एक प्रश्न और बन सकता है, अकाबा की खाड़ी कितने देशों से लगती है? मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब, 4 देशों से अकाबा की खाड़ी लगती है। या अकाबा की खाड़ी से 4 देश अटैच हैं। देखिए इजराइल ये हो गया, ये वाला हिस्सा अकाबा की खाड़ी है। मिस्र, जॉर्डन और ये जो हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ये सऊदी अरब का हिस्सा है। तो ये कुल 4 देश जो हैं अकाबा की खाड़ी से सटे हुए हैं। अब चूंकि खाड़ी है तो ये किसी न किसी सागर से मिलेगी जाके, तो ये किससे मिल रही है? रेड सी से, रेड सी से मिल रही, लाल सागर से। चूंकि लाल सागर से मिल रही है तो इसको जोड़ने वाली एक स्ट्रेट भी होगी, एक जलडमरू मध्य भी होगा, एक जल संधि भी होगी।
तो वो कौन सी स्ट्रेट है दोस्तों, देखते हैं। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ तिरान। ये अकाबा की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और बन सकता है, भूमध्य सागर से लगने वाली सीमाएं किन किन देशों की हैं? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है मिस्र। यह प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में। इजराइल, लेबनान, सीरिया और तुर्की। यहाँ मैप में देखिए, ये लेबनान इसकी सीमा लग रही है और इसके ऊपर ही दोस्तों यहाँ पर है तुर्की, और इसके साथ ही सीरिया की लग ही रही है दोस्तों। लेबनान के थोड़ा ऊपर यहाँ पर सीरिया है और इसके ज़्यादा ऊपर और इधर थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पर तुर्की है। तो ये सीरिया आपको यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ से होता हुआ आगे आया है, तब जाके भूमध्य सागर से मिला है। तो सीरिया की सीमा लग रही है, लेबनान की लग रही है और यहाँ ऊपर से लग रही है तुर्की की सीमा। जॉर्डन की नहीं लगती है, मिस्र की लग रही है और इजराइल की तो लग ही रही है। और इसके साथ ही ये सब हो गया दोस्तों, मिस्र, इजराइल, लेबनान, सीरिया और तुर्की, पांचों की सीमा जो है भूमध्य सागर से लग रही है। साइप्रस क्या है दोस्तों? एक द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में है। इसकी कैपिटल निकोसिया है, ये भी पूछ लिया जाता है। स्ट्रेट ऑफ तिरान हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अकाबा की खाड़ी को रेड सी से जोड़ती है। इजराइल की बात करें तो प्रधानमंत्री दोस्तों पीएम यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इनकी पार्टी का नाम लिकुड है और इनकी संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। तो दोस्तों सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हमने कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। अब दोस्तों क्या करना चाहिए कि शांति हो जाए? दोस्तों दोनों को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, सुलह करनी चाहिए। लेकिन ये जो चरमपंथी संगठन है ये सुलह होने ही नहीं देंगे। इसके साथ ही ये जो हथियार निर्यातक देश हैं ये भी सुलह नहीं होने देंगे। तो चुनौती कठिन है दोस्तों। फिलिस्तीन को अपने यहाँ एजुकेशन पे काम करना चाहिए, हेल्थ पे काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। जैसे इजराइल वाले कुछ भी हाथ में लेके नहीं आए, फिर भी देखिए आज बड़ी ताकत बन गए हैं। लेकिन ये यहाँ पहले से थे, फिर भी जाके ये शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं। तो क्या है, इन्होंने धर्मांधता के साथ काम किया। तो इनको थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है। इनको सोचना चाहिए कि हम इजराइल का इस तरह से लड़के कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुचल देगा भाइयों, इनको इजराइल कुचल देगा, ये जानते हैं फिर भी मानते नहीं हैं, क्योंकि इनको धर्म के नाम पे ऐसे बरगलाया गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ब्रेन बास हो चुका है इनका। तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि थे और जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पर शांति कायम हो, ताकि आम आदमी का जनजीवन सामान्य हो सके। हालांकि बहुत कुछ खो दिया है लोगों ने, तो ईश्वर उनको शांति प्रदान करे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। धन्यवाद।